हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन की इंट्रोडक्शन को और इसकी स्ट्रैटेजीज को। एक जनरल सी बात है कि कोई भी कंट्री हर वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है जिसकी उसको ज़रूरत है, क्योंकि उस कंट्री के पास हर एक रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो। इंडिया में क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्रूड ऑयल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसके रिजर्व्स इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया के क्रूड ऑयल की सप्लाई इंडिया के क्रूड ऑयल की डिमांड को पूरी नहीं कर सकती, इसलिए हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं इराक से। इंडिया में मशीनरीज और इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करने की टेक्निकल नो हाउ नहीं है, इसलिए हम उसको इंपोर्ट करते हैं यूएसए से। हम मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट करते हैं चाइना से, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज इंपोर्ट करते हैं जापान से। इन सब का बेनिफिट क्या होता है? अगर ये सारी चीज़ें इंडिया अपने पास भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो भी इंडिया इतनी एफिशिएंटली उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए हम उन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं जो उस चीज़ को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, सस्ते में प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जो इंडिया बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है, और इंडिया उन सारे गुड्स को एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया में आयरन ओर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया उसको एक्सपोर्ट करता है। मैंगोज एक्सपोर्ट करता है, टी कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है, आईटी सर्विसेज अपनी एक्सपोर्ट करता है। तो ग्लोबलाइजेशन हमें यही कहता है कि हर कंट्री के पास कुछ स्पेशल रिसोर्सेज होते हैं, और वो कंट्री उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर सकती है कुछ गुड्स का। अब वो कंट्री उन गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, और ऐसे गुड्स जो वो कंट्री एफिशिएंटली नहीं प्रोड्यूस कर सकती है उनको वो इंपोर्ट करेगी। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन का एक और व्यू एमएनसी से रिलेटेड है। अगर कोई कंपनी है जो अपना बिजनेस ग्लोबली करती है, तो वो हमेशा कोशिश करेगी कि उसका कॉस्ट कम से कम आए। वो प्रोडक्शन ऐसी जगह पर करेगी जहाँ पर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा। अब ये कंपनी जानती है कि हर कंट्री के पास कुछ स्पेशल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेबर इजीली अवेलेबल हो जाता है कम वेजेस पर। तो जितने भी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी ऐसी कंट्री में जाकर इस्टेब्लिश करेंगी जहाँ पर लेबर का कॉस्ट कम आ रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज में वो जाएगी, वो असेंबली वहाँ करेगी जहाँ असेंबली का कॉस्ट कम आएगा, और फिर वो ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देगी। इससे एमएनसी को बेनिफिट क्या होता है कि उसका ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ जाता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। ये एक तरह से लेवल्स भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। हम जानते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके हम कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ग्लोबलाइजेशन तब होगा जब इन गुड्स को हम लोग फॉरेन मार्केट में जाकर सेल करेंगे, ग्लोबल मार्केट में सेल करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप तो हो गया कि फॉरेन ट्रेड को हमें फ्री कर देना है। हमें गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को आसान बना देना है कि आसानी से एक कंट्री के गुड्स दूसरी कंट्री में बेचे जा सके। फॉरेन ट्रेड को फ्री करने के लिए हमें टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना पड़ेगा। ये होते हैं ट्रेड बैरियर्स। मान लो कोई कंट्री चाहती है कि उसकी इंपोर्ट कम से कम हो, फॉरेन गुड्स उसकी कंट्री में ना बेचे जाएं, तो वो कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, जिसकी वजह से फॉरेन गुड्स उसकी कंट्री में महंगे हो जाते हैं और उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसके अलावा अगर वो कंट्री चाहती है कि उसकी एक्सपोर्ट्स भी कम रहे, जिसकी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ है वो उसी कंट्री में सेल हो, फॉरेन मार्केट में ना बेचा जाए, तो वो कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। तो ये सारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं, ये ग्लोबलाइजेशन में अड़चन पैदा करते हैं। अगर हम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें ये ट्रेड बैरियर्स को हटाना पड़ेगा। ये बात थी गुड्स और सर्विसेज की। ग्लोबलाइजेशन के अंडर हम लोग गुड्स और सर्विसेज को फ्रीली मूव करने देते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ग्लोबलाइजेशन के अंडर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी फ्रीली मूव करने दिया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अब लैंड को तो हम लोग मूव कर नहीं सकते हैं। बात करते हैं कैपिटल की। ग्लोबलाइजेशन का सेकंड कंपोनेंट, सेकंड लेवल है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। जिस तरह से कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर निवेश कर सकता है, अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन कहता है
कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में निवेश उतना ही आसान होना चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कहता है कि अगर एक इकोनॉमी ने फॉरेन कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं तो उसको हटा दिया जाना चाहिए। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की मूवमेंट हमें आसान बनानी है। इसका मतलब ये है कि हमें एफडीआई को सपोर्ट करना है, एफआईआईस को सपोर्ट करना है। अगर कोई भी एमएनसी चाहे तो किसी भी कंट्री में जाकर निवेश कर सकती है, भले ही वो शेयर मार्केट में जाकर निवेश करे या फिर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां पर करे। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्री फ्लो ऑफ लेबर। इसमें हम लोग बात करते हैं कि लेबर को हमें आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना अलाउ कर देना चाहिए। इसमें हम इमिग्रेशन लॉज को अमेंड करते हैं, उसको आसान बना देते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जाके दूसरी कंट्री में काम करना चाहता है तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, वो आसानी से वहाँ पर काम कर सकता है, ढूंढ सकता है। इसके अलावा उनको सिटीजनशिप आसानी से दे दी जानी चाहिए। अगर वो दोबारा मूव करना चाहता है तो उसके लिए भी लॉज आसान होने चाहिए। इस लेक्चर का मेन टॉपिक है स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये स्ट्रैटेजीज कंपनीज या बिजनेस हाउसेस के लिए हैं जो कि अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है दूसरे देशों में, दूसरे देश में जाकर अपने गुड्स सेल करना चाहता है या अपना प्रोडक्शन लेकर जाना चाहता है। वो कंपनीज या बिजनेस हाउसेस इन सारी स्ट्रैटेजीज में से कोई स्ट्रैटेजी ऑप्ट करते हैं। इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है एक्सपोर्टिंग। मान लो इंडिया की कोई कंपनी है जो इंडिया में ही प्रोडक्शन करती है और इंडिया में प्रोडक्शन करके अपने गुड्स को ये फॉरेन मार्केट में जाकर सेल करती है। इसी को हम कहते हैं एक्सपोर्टिंग। होम कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करके फॉरेन मार्केट में जाकर अपने गुड्स को सेल करना। इस इंडियन कंपनी को एक्सपोर्टिंग का बेनिफिट तभी होगा जब इस कंपनी के पास कुछ एक्सेस प्रोडक्शन फैसिलिटी है। इसका क्या मतलब है? मान लो ये इंडियन कंपनी एक साल में 1 लाख यूनिट तक बना सकती है, ये इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और इंडिया की डिमांड है 50,000 यूनिट्स। यानी कि इस कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी डोमेस्टिक डिमांड से ज़्यादा है, तो ये बचे हुए 50,000 यूनिट ग्लोबल मार्केट में जाकर सेल कर सकती है, उसको वो एक्सपोर्ट कर सकती है। इससे इस कंपनी को क्या बेनिफिट मिला कि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज हो गई। इंडिया को क्या बेनिफिट मिला? एक तो इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया। जैसे ही ये गुड्स फॉरेन मार्केट में जाकर सेल हुए उसके बदले में कुछ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के पास आया, जिसकी मदद से इंडिया अपने इंपोर्ट्स के लिए पे कर सकता है और आरबीआई अपने रिजर्व्स क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा इंडियन कंपनीज, इंडियन बिजनेसेस की ग्रोथ हो रही है, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है ताकि वो वर्ल्ड मार्केट में जाकर अपने गुड्स को सेल कर सके, यानी इंडिया का जीडीपी भी ग्रो कर रहा है। सेकेंड स्ट्रैटेजी है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ओनर है मिकी माउस कार्टून की। मिकी माउस का कॉपीराइट वॉल्ट डिज्नी के पास है। मार्केट में हमें जितना भी मर्चेंडाइज नज़र आता है मिकी माउस का, उसका प्रोडक्शन डिज्नी अपने आप नहीं करता है। डिज्नी क्या करता है, वो लाइसेंस दे देता है मैन्युफैक्चरर्स को अपना कॉपीराइट यूज़ करने का। यानी कि ये मैन्युफैक्चरर्स मिकी माउस का कॉपीराइट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मर्चेंडाइज प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच सकते हैं और इसके बदले में ये मैन्युफैक्चरर्स रॉयल्टीज़ पे करते हैं वॉल्ट डिज्नी को। मिकी माउस प्रॉपर्टी है डिज्नी की, इसका कॉपीराइट डिज्नी के पास है। डिज्नी ने सिर्फ इतना किया कि मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दे दिया इसका कॉपीराइट इस्तेमाल करने के लिए। इस केस में वॉल्ट डिज्नी लाइसेंसर है और मैन्युफैक्चरर्स लाइसेंसी है। लाइसेंसिंग का मतलब यही होता है कि एक बिजनेस हाउस अपने किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का राइट किसी और को दे देता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट्स आ जाएंगे, ट्रेडमार्क आ जाएगा, कॉपीराइट्स आ जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन के अंडर लाइसेंसिंग हम मानेंगे कि एक बिजनेस हाउस किसी भी दूसरी कंट्री के बिजनेस हाउस को लाइसेंस दे देता है कि वो उसका कॉपीराइट, उसका पेटेंट, ट्रेडमार्क या टेक्निकल नो हाउ इस्तेमाल कर सके। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की। इसमें एग्जांपल लेंगे डोमिनोज का, जिसके आउटलेट्स पिज्ज़ा सर्व करते हैं। जितने भी आउटलेट्स डोमिनोज के नाम पर हैं उन सबको डोमिनोज डायरेक्टली नहीं चलाता है, ना ही उसकी ओनरशिप डोमिनोज के पास है। डोमिनोज क्या करता है, अपने नाम पर बिजनेस करने का अधिकार दे देता है किसी भी बिजनेस यूनिट को। वो बिजनेस यूनिट डोमिनोज के नाम पर एक रेस्टोरेंट खोलेगा
और डोमिनोज का पूरा कंट्रोल रहेगा उस रेस्टोरेंट पर, उस आउटलेट के ऊपर। डोमिनोज बताएगा कि बिजनेस किस तरह से किया जाएगा, मेन्यूज कौन सी होंगी, रेसिपी क्या फॉलो करी जाएंगी, स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो करे जाएंगे। इन सारे नियम और शर्तों के अनुसार ये बिजनेस यूनिट उस बिजनेस को चलाएगा डोमिनोज के नाम पर। जितना प्रॉफिट होगा वो बिजनेस यूनिट के पास जाएगा और डोमिनोज को उस प्रॉफिट में कुछ शेयर मिलेगा, कुछ इसका हिस्सा मिलेगा। इस एग्जाम्पल में डोमिनोज फ्रेंचाइजर है और ये बिजनेस यूनिट्स फ्रेंचाइजी हैं। ग्लोबलाइजेशन में फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है कि एक कंट्री का कोई बिजनेस यूनिट किसी भी दूसरी कंट्री के किसी बिजनेस यूनिट को अधिकार दे देता है अपने नाम पर काम करने का, अपने नाम पर बिजनेस चलाने का, लेकिन वो कंट्रोल भी मेंटेन करेगा कि बिजनेस किस तरह से किया जाएगा और बदले में उनको प्रॉफिट्स में से कुछ शेयर मिलता है। थर्ड स्ट्रैटेजी है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें एग्जांपल लेते हैं एक यूएस कंपनी का जो टॉयज सेल करती है। इस कंपनी ने एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें लिखा गया था कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर यूएस कंपनी के बिहाफ पर कुछ टॉयज प्रोड्यूस करेगा। ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर इन टॉयज को प्रोड्यूस करने के बाद वापस से यूएस कंपनी को दे देगा, जो कि अपने ब्रांड नेम के अंडर मार्केट में जाकर इन टॉयज को सेल कर देगी। अब इस केस में इस मैन्युफैक्चरर के पास कोई राइट नहीं है इन टॉयज को मार्केट करने का, मार्केट में जाकर सेल करने का या किसी भी तरह का प्रमोशन करने का। ये सारे टॉयज यूएस कंपनी के पास जाएंगे और उसी के ब्रांड नेम के अंडर ये सेल होंगे मार्केट में। यूएस कंपनी को यहाँ बेनिफिट क्या हो रहा है कि इसने अपना प्रोडक्शन चाइना में शिफ्ट कर लिया, लेकिन इसको किसी तरह का प्लांट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने वहाँ के चीप लेबर का इस्तेमाल किया, उसका बेनिफिट लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इसने नहीं की। इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि एक बिजनेस यूनिट किसी भी दूसरी कंट्री के बिजनेस यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का राइट दे देता है और उसके बदले में कुछ पेमेंट करता है मैन्युफैक्चरर को। फोर्थ स्ट्रैटेजी है जॉइंट वेंचर्स। इसमें एग्जांपल लेते हैं मारुति का, जो कि एक इंडियन कार मैन्युफैक्चरर है, और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, जो कि एक जापानीज कार मैन्युफैक्चरर है। ये दोनों कंपनीज एक साथ आई और इन्होंने कहा कि हम इंडिया में एक साथ मिलकर बिजनेस करेंगे। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया जिसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इसमें दोनों कंपनीज की ओनरशिप है, दोनों कंपनीज का मैनेजमेंट है, दोनों कंपनीज साथ में आकर बिजनेस कर रही हैं। मारुति को इससे क्या बेनिफिट मिला कि इसको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मिल गया है जापानीज मैन्युफैक्चरर से, उसको इन्वेस्टमेंट मिल गई है। जापानीज मैन्युफैक्चरर को क्या बेनिफिट हुआ कि वो इंडिया में आसानी से एक्सपैंड कर सकता है अपना बिजनेस, क्योंकि उसके पास अब एक लोकल पार्टनर है जिसको इंडिया के मार्केट की पूरी जानकारी है। जॉइंट वेंचर में हम कहते हैं कि एक फॉरेन पार्टनर अरेंजमेंट करता है किसी भी कंट्री के एक लोकल यूनिट के साथ कि वो दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे और उस जॉइंट वेंचर बनाएंगे जिसमें दोनों की ओनरशिप होगी, दोनों का मैनेजमेंट होगा। ग्लोबलाइजेशन की फिफ्थ स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट को आउटसोर्स कर दिया था। हमने दूसरी कंट्री के मैन्युफैक्चरर को कहा था कि आप हमारे बिहाफ पर हमारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करो। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हम अपनी मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर देते हैं, यानी हम अपने बिजनेस यूनिट की मैनेजमेंट किसी दूसरी मैनेजमेंट एजेंसी को दे देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक कंपनी का जो कि यूएस में एस्टैब्लिश्ड है। अब ये यूएस की कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस करना चाहती है, लेकिन इसको इंडियन मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, यहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ये यूएस कंपनी क्या करती है, ये एक मैनेजमेंट एजेंसी को हायर करती है। ये मैनेजमेंट एजेंसी जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है, इसका काम है कि दूसरे बिजनेस यूनिट्स के बिहाफ पर उनका बिजनेस मैनेज करना। ये ओनरशिप नहीं रखती है उन बिजनेसेस की, ये सिर्फ मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये मैनेजमेंट एजेंसी हमारी यूएस कंपनी के इंडिया के बिजनेस को मैनेज करने का काम करती है। अब इंडिया के बिजनेस में ओनरशिप सारी यूएस कंपनी की है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है ये मैनेजमेंट एजेंसी। यूएस कंपनी को इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि इसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक नए इन्वायरमेंट में जाकर अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करूँगा। इसने एक्सपर्ट्स के हाथों में मैनेजमेंट दे दी है जिनको इंडिया के बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में सारी नॉलेज है।
यहाँ के मार्केट के बारे में सारी नॉलेज है। हमारा कंक्लूजन इससे क्या निकलता है कि ग्लोबलाइजेशन की इस स्ट्रैटेजी में एक पेरेंट एंटरप्राइज दूसरे देशों में जाकर बिजनेस करता है और उस बिजनेस की मैनेजमेंट वहाँ की किसी मैनेजमेंट एजेंसी को दे देता है और इसके बदले में वो कुछ फी पे करता है इस मैनेजमेंट एजेंसी को। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है होली ओन्ड सब्सिडरी। हम जानते हैं कि होली ओन्ड सब्सिडरी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी 100% ओनरशिप किसी दूसरी कंपनी के पास रहती है, जिसको हम कहते हैं पेरेंट कंपनी। ग्लोबलाइजेशन में इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किस तरह से होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक यूएस कंपनी का। ये यूएस कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस करना चाहती है। इसके लिए इसने इंडिया में एक कंपनी एस्टैब्लिश करी जिसकी 100% ओनरशिप यूएस कंपनी के पास है। यानी इंडिया की ये कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी है यूएस कंपनी की, जो कि पेरेंट कंपनी है। इंडिया में जितना भी इस कंपनी का बिजनेस होगा वो इस सब्सिडरी के थ्रू ही किया जाएगा, लेकिन इस सब्सिडरी के ऊपर 100% कंट्रोल रहेगा यूएस कंपनी का, क्योंकि सारी ओनरशिप, सारे शेयर्स इसी कंपनी के पास है। ये मेथड जनरली एमएनसीज यूज़ करती हैं क्योंकि ये मेथड हेल्प करता है पेरेंट कंपनी को कंप्लीट कंट्रोल मेंटेन करके रखने के लिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स। ये स्ट्रैटेजी अगेन सिमिलर है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के। इस स्ट्रैटेजी में हम अपने फिनिश्ड गुड की असेंबली को आउटसोर्स करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक यूएस कंपनी का जो कि मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करती है। ये यूएस कंपनी एक एमएनसी है और ये मोबाइल फ़ोन के अलग अलग पार्ट अलग अलग कंट्री में मैन्युफैक्चर करती है। कुछ पार्ट्स इसने इंडिया में बनाए होंगे, कुछ वियतनाम में बनाए होंगे, कुछ चाइना में बनाए होंगे। अब इस यूएस कंपनी को इन सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके उसको असेंबल करना है, एक मोबाइल फ़ोन बनाना है। इसके लिए यूएस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है एक चाइना के असेंबली प्लांट के साथ। इस असेंबली प्लांट को सारे के सारे पार्ट्स भेज दिए जाएंगे जो कि यूएस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हैं, और ये चाइना का असेंबली प्लांट इन सारे पार्ट्स को असेंबल करेगा और उनको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देगा, और ये फिनिश्ड गुड यूएस कंपनी को भेज दिए जाएंगे जो कि मार्केट में जाकर इस फिनिश्ड गुड को सेल कर देगा। कंक्लूजन में हम कहेंगे कि असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स की स्ट्रैटेजी में एक फॉरेन पार्टनर कुछ कंपोनेंट और पार्ट्स प्रोड्यूस करता है और किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर उन सारे पार्ट्स को असेंबल करवा के फिनिश्ड गुड बनाता है, और इस स्ट्रैटेजी का मेन मोटिव होता है कॉस्ट को कम करना। 8th स्ट्रैटेजी है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इस स्ट्रैटेजी में अगर कोई एक एमएनसी है जो दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो उसके लिए वो किसी भी लोकल कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है या फिर किसी लोकल कंपनी को एक्वायर कर लेती है। एग्जाम्पल लेते हैं वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का। वॉलमार्ट यूएस की कंपनी है जो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहती थी। इसने फ्लिपकार्ट की 77% स्टेक खरीद ली, यानी कि वॉलमार्ट ने एक तरह से फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया, उसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग वॉलमार्ट के पास है। वॉलमार्ट को इससे बेनिफिट क्या हुआ कि वो एक फॉरेन मार्केट में जाकर एंटर कर पाई और उसके पास एक लोकल पार्टनर भी मिल गया, एक ऐसा पार्टनर जिसका बिजनेस पहले से ही उस कंट्री में एस्टैब्लिश्ड था, यानी उसको इंडिया के मार्केट की और इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज थी। इसके साथ साथ फ्लिपकार्ट को इन्वेस्टमेंट मिल गई और एक ग्लोबल जायंट की बैकिंग भी मिल गई। ग्लोबलाइजेशन में क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर एक कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है किसी दूसरी कंट्री में, तो उसके लिए वो वहाँ की किसी भी लोकल कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसको खरीद लेती है। उसको एक एस्टैब्लिश हुआ बिजनेस मिल गया, उसको शुरुआत से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी और उस एरिया की, उस कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट की और मार्केट की पूरी जानकारी भी मिल गई। लास्ट स्ट्रैटेजी है थर्ड कंट्री रूट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक देश है कंट्री ए और उसकी एक कंपनी है एक्स। एक दूसरा देश है कंट्री बी और ए और बी में आपसी ट्रेड रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। एक्स निवेश करना चाहता है कंट्री बी में जाकर, वहाँ पर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है, लेकिन कंट्री ए और बी के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो एक्स क्या करेगा, वो एक ऐसा देश ढूंढेगा जिसके ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं कंट्री बी के साथ। मान लो वो देश है कंट्री सी। अब एक्स क्या करेगा, वो कंट्री सी में जाकर एक सब्सिडरी एस्टैब्लिश करेगा जिसको हम कहेंगे एक्स वाई।
अब ये XY सब्सिडरी कंट्री बी में जाकर निवेश करेगी। यहाँ पर कंपनी एक्स ने डायरेक्टली कंट्री बी में जाकर निवेश नहीं किया, क्योंकि उसके देश में और कंट्री बी में आपसी रिलेशंस अच्छे नहीं थे। उसने एक ऐसी कंट्री ढूंढी जिसके ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं कंट्री बी के साथ, और उसने वहाँ जाकर एक कंपनी खोली और उस कंपनी के थ्रू जाकर इसने कंट्री बी में निवेश किया। इसको हम कहते हैं थर्ड कंट्री रूट। ये स्ट्रैटेजी फ़ायदा उठाती है दो देशों के आपसी ट्रेड रिलेशंस का। हो सकता है कि दो देशों में आपस के ट्रेड रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि वो एक दूसरे को टैक्स में छूट देती है या इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में छूट देती है, और इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए हम एक देश में डायरेक्टली निवेश नहीं करते हैं, एक ऐसे कंट्री के थ्रू निवेश करते हैं जिसके ट्रेड रिलेशंस उस कंट्री के साथ बहुत अच्छे हैं। उन टैक्स कंसेशंस, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट का फ़ायदा उठाने के लिए। इस लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट है तो आप वो क्लैरिफाई करवा लो नेक्स्ट लेक्चर से पहले। थैंक यू।